यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8 के एग्जाम्पल नंबर 4 से 6 प्लस एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर अपना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात एस की बात हो रही है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि आप जो घात होती है उससे भी देख सकते हैं कि यह आयतन है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो अर्थात यह निश्चित रूप से पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। पहले अपन यहाँ पर दिया गया है कि अब यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह देखिए सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, प्रति सेकंड, अर्थात परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो एस में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसे आप लिखेंगे ds/dt और इसकी वैल्यू है 2 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। ओके, और नेक्स्ट देखें अब आप यहाँ पे, यदि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, मीन्स आर की वैल्यू हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ओके, तब ज्ञात कीजिए कि अब हमें यहाँ पर ज्ञात जो करना है वह है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आयतन अर्थात v की बात हो रही है, और जो परिवर्तन है वह चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जो आयतन है उसमें भी समय के सापेक्ष ही परिवर्तन होगा। तो हमें ज्ञात करना है dv/dt की वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने से कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या इसमें ज्ञात करना है। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे कि हमें जो भी वैल्यू दी हुई होती है हमेशा उसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पर लिखें गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S = अब जो गोल बुलबुला है वह गोले के आकार का होगा, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4πr²। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि चूंकि जो अवकलन है वह t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर भी अब S वह r पे निर्भर कर रहा है, बट परिवर्तन वह समय के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए अवकलन भी हमें समय के सापेक्ष ही करना होगा। तो आप लिखें यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा ds/dt = 4π जो है वह अचर पद है, 4π एज इट इज रहेगा। r² का अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा 2r और फिर r का अवकलन होगा t के सापेक्ष dr/dt। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करें जो आपको वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू है 2, यहाँ पर 4π × 2 × r की जो वैल्यू है वह है 6 dr/dt। तो यहाँ पर इस 2 से यह 2 को कैंसिल कर देंगे अपन, तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिली dr/dt की वह वैल्यू है 1/24π। ओके, बट हमें यह ज्ञात नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है dv/dt। ओके, अब आप यहाँ पे इसका गोले का आयतन लिखें, तो आप लिखें गोल बुलबुले का आयतन v बराबर, अब गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यह होता है 4/3 πr³। ओके, अब चूँकि v है वह r पे निर्भर कर रहा है, बट परिवर्तन वह समय के सापेक्ष हो रहा था, तो इस कारण से अवकलन होगा t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा dv/dt = अब यहाँ पे आप देखें कि यह जो पद है यह अचर है, इसलिए यह एज इट इज रहेगा, इंटू r³ का अवकलन करेंगे तो यह होगा 3r² × r का अवकलन dr/dt। इस 3 से इस 3 को अपन कैंसिल कर सकते हैं।
अब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, तो यह बन जाएगा 36 इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू थी 1/24 पाई। ओके, अब आप यहाँ पर इनको कैंसिल करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से यह 6 टाइम डिवाइड होगा और 6 से यह 6 टाइम डिवाइड होगा, तो आप लिख सकते हैं कि अतः डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी 6। ओके, अब यहाँ पे आपको मात्रक भी लिखना होता है, तो चूँकि हमें परिवर्तन ज्ञात करना था आयतन में और आयतन में हमेशा क्यूब आता है, तो आप यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हटा के यहाँ पे क्यूब करें तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ओके, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो यह इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें अब आप एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि किसी आयतन की लंबाई x में 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y जो है वह 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ओके, तो जो परिवर्तन हो रहा है वह यहाँ पर समय के सापेक्ष हो रहा है। ओके, यह जो मिनट है वह समय को व्यक्त कर रहा है, तो आप लिखें कि इसका जो हल होगा उसमें आपको इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आप लिखेंगे कि दिया गया है x में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है अर्थात dx अपॉन dt, और जो आयत की लंबाई है वह घट रही है, और तो इसलिए इसे आप लिखेंगे -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यदि कमी हो रही है तो वहाँ पे आप माइनस का साइन भी लगाएंगे। ओके, और जो y है चौड़ाई है उसमें आपको दिया हुआ है कि वह 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ओके, तो ये वैल्यूज हमें दी हुई है और साथ में आपको दिया हुआ है कि x = 12 सेंटीमीटर है, वह y की वैल्यू है वह 6 सेंटीमीटर है। सॉरी, तो अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, यदि अपन आयत की लंबाई अथवा चौड़ाई को बढ़ाएंगे अथवा घटाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में और उसके परिमाप में जो है वह परिवर्तन होगा, तो वह परिवर्तन यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे लिखें कि आयत का परिमाप, अब परिमाप को अपन P से लिखते हैं और परिमाप का जो फॉर्मूला है वह होता है 2 × x + y। ओके, अब आपको यहाँ पर इसका अवकलन करना होगा, तो जो P है वह x और y पे निर्भर कर रहा है, बट परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो जिस राशि के सापेक्ष परिवर्तन होता है अवकलन भी हमेशा उसी राशि के सापेक्ष करना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो P का अवकलन होगा dP/dt = 2x का अवकलन होगा dx/dt प्लस y का अवकलन होगा dy/dt। ओके, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करें आप, तो dP/dt की जो वैल्यू है वह होगी 2 × dx/dt की वैल्यू है -3 और dy/dt की वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह हो जाएगा यहाँ से -2। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः dP/dt = -2। अब यहाँ पे आपको मात्रक लिखना है, तो चूँकि परिमाप है वह उसमें परिमाप है वह लंबाई को ही व्यक्त करता है, लंबाई चौड़ाई को ऐड करने से मिलता है। अब लंबाई और चौड़ाई में जो यूनिट होती है उसका पावर हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, और साथ में यदि भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आयत का जो परिमाप है वह 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ओके, चलो लिख देते हैं अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से
घट रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको माइनस का साइन ऐड नहीं करना है क्योंकि अपन ने यहाँ पर लिख दिया है कि घट रहा है, अर्थात माइनस में ही है। नेक्स्ट आपको ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल, तो अब आप यहाँ पर लिखें आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अपन ए से लिखते हैं और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो अब चूंकि x और y है वे गुणा में हैं तो यहाँ पे गुणा का नियम भी लगेगा, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन, तो y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dy/dt प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन, और अवकलन वह समय के सापेक्ष था। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो dA/dt इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें दी हुई है 12 और dy/dt की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस y की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है -3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह हो गया 24 - 18 इज इक्वल टू 6। तो अतः dA/dt इज इक्वल टू 6। अब आपको यहाँ पे इसका मात्रक लिखना है, चूँकि यह जो परिवर्तन वह क्षेत्रफल में हो रहा था तो क्षेत्रफल वह लंबाई गुणा चौड़ाई करने से बनता है, अर्थात पावर है वह होगी 2। ओके, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ओके, तो यदि अपन इस आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कम करेंगे और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ाएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 6 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। ओके, क्योंकि यह वैल्यू है वह पॉजिटिव है, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः आयत का क्षेत्रफल 6 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। ओके, यह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो इन्हें आप एक बार वापस से अच्छे से समझने का प्रयास करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, बट इसको सीधा उतारना नहीं है आपको कॉपी में, आप पहले इसको समझने का प्रयास करें एक बार कि हमें क्या वैल्यू दी हुई है और क्या फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक कोई शंक्वाकार आकृति का कीप है जिसके आधार पे सूक्ष्म छेद से इस स्पीड से एक समान दर से पानी की बूंद है वह टपक रही है। तो अपन यह एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। यह इसका एक इस प्रकार से आप रफ डायग्राम बना लें। तो जो यह कंप्लीट है वह आपका पानी से भरा हुआ है स्टार्टिंग में। ओके, अब यहाँ पर इसके आधार में एक कोई सूक्ष्म छिद्र है जिससे पानी की बूंदें हैं वे निकल रही है। ओके, तो जो पानी की बूंदें वह 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से निकल रही है। तो यहाँ पे मात्रक में क्यूब दिया हुआ है, अर्थात यह जो परिवर्तन हो रहा है यह आयतन में हो रहा है। ओके, आप ये जो घातें होती है इनसे भी पहचान सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू दी हुई है। तो आप यहाँ पर लिखें कि दिया हुआ है, आपको यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, या चलो लिख देते हैं, दिया गया है dV/dt की जो वैल्यू है वह, अब जब इसमें से पानी की बूंदें हैं वे 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से टपक रही है तो धीरे धीरे इसमें से पानी कम हो रहा है, और पानी कम हो रहा है मीन्स, और यहाँ पे जो क्यूब है वह आयतन को व्यक्त कर रहा है, तो अर्थात इसका आयतन वह कम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको माइनस का साइन भी यूज करना होगा, और 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ओके, साथ में आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसकी तिर्यक ऊंचाई की। तो जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसे अपन L के द्वारा व्यक्त करते हैं।
इसकी वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है और साथ में दिया हुआ है कि जो अर्धशीर्ष कोण है वह आपका है 60 डिग्री। ये वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है। अब ज्ञात करना है वह है कि पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। ओके, तो अर्थात यहाँ पे आपको जो ज्ञात करना है वह है dl/dt की वैल्यू। तिर्यक ऊंचाई को अपन L से व्यक्त कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इसमें पानी कम होगा तो इसकी ऊंचाई भी कम होगी, इसकी त्रिज्या भी कम होगी और साथ में इसकी तिर्यक ऊंचाई भी कम होगी। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, तो यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई के जो घट रही है उसकी दर पूछी है, अर्थात जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष होगा। तो dl/dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सेकंड दिया हुआ है, तो जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है। तो अब आपको जो ज्ञात करना है या जो दिया हुआ है वह आयतन दिया हुआ है। तो आप लिखें यहाँ पे शंकु का या शंकुआकार कीप का आयतन V = अब शंकु का जो आयतन वह होता है 1/3 पाई r² h। अब यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ तो यहाँ पे जो V है वह r और h पे निर्भर कर रहा है, बट परिवर्तन वह समय के सापेक्ष हो रहा है। तो अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा dv/dt। ओके, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई भी है, बट जब आप आगे r और h में गुणा का नियम लगाएंगे तो वहाँ बनेगा dr/dt या फिर dh/dt, और ये दोनों वैल्यू ही हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात करना है dl/dt की वैल्यू, और l यहाँ पे है ही नहीं इक्वेशन में। तो आप इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करते हैं तो आप यह चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें आपको जो वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आयतन, तो उस इक्वेशन में आयतन भी आना चाहिए और उस इक्वेशन में आपके पास तिर्यक ऊंचाई भी होनी चाहिए, अर्थात जो रिलेशन है वह V और L के मध्य होना चाहिए। और यहाँ पे जो रिलेशन है वह V और R और H के मध्य है। तो यह यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वह सही नहीं है इक्वेशन है। ओके, तो इसको पहले हमें L के रूप में चेंज करना होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि जो R और H है उसे L के रूप में किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। तो चूँकि यह इसकी त्रिज्या R थी, यह ऊंचाई और यह तिर्यक ऊंचाई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अर्धशीर्ष कोण है वह है आपका 60 डिग्री। ओके, अब यदि यह कोण होगा तो इसके सामने वाली जो भुजा है वह लंब होगी, और चूंकि यह 90 डिग्री का कोण है इसलिए यह आधार होगा, तो यह होगा आपका कर्ण। ओके, तो यह जो समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ पे आप चाहें तो इसको नामांकित कर सकते हैं ABC। तो जो समकोण त्रिभुज ACB है उसकी सहायता से अपन R और H की जो वैल्यू है वह L के रूप में ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखें समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में अब आपको H को L के रूप में ज्ञात करना है, अर्थात आधार और कर्ण में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो आधार और कर्ण में जो रिलेशन होता है वह होता है कोस का। तो आप यहाँ पे लिखें कोस 60 डिग्री = आधार बटा कर्ण। ओके, तो यहाँ से अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वह आप यहाँ पे पुट करें, तो यह होती है 1/2 H/L। तो H की जो वैल्यू है वह हो जाएगी L/2। ओके, वापस से देख ले एक बार कि जो कोस होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। आधार है वह यहाँ पे H है और कर्ण है वह L है। तो कोस कोण जो था वह 60 डिग्री था, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और बराबर में लिखेंगे अपन H/L। तो यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी L/2। ओके, नेक्स्ट अब आपको H का मान वह L के रूप में मिल गया। नेक्स्ट अब हमें R का मान चाहिए L के रूप में। तो R है वह यहाँ पे लंब को व्यक्त कर रहा है और कर्ण है वह
एल को, तो आप लिखें साइन, क्योंकि जो साइन होता है वह आपका लंब और कर्ण में रिलेशन रखता है। तो साइन 60 हो जाएगा आपका r/l। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वह मिलेगी हमें √3/2l। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखें कि h और r को जब आप l में चेंज कर लेंगे और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो जो इक्वेशन है उसमें रिलेशन केवल v और l में होगा। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट करें तो आप लिख सकते हैं, अतः v = 1/3 पाई r² की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो √3/2 l का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है वह है l/2। तो v हो गया 1/3 पाई और यह हो जाएगा 3/4 l² इंटू l/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। v आपको मिला यहाँ पर π/8 l³, π/8 l³। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन है वह v और l में है और यही हमें यहाँ पे चाहिए। अब आप इसका अवकलन करेंगे। यदि आप वहाँ पे अवकलन करेंगे तो आपको जो फाइंड करना है वह बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इक्वेशन में वे टर्म्स जरूर होनी चाहिए जिसको जो वैल्यूज आपको दी हुई है और ज्ञात करनी है। ओके, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह हो जाएगा dv/dt = π/8 है, वह अचर पद है, एज इट इज रहेगा। l³ का अवकलन होगा 3l² और फिर l का होगा dl/dt। ओके, अब अपन इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो यह हो जाएगा dv/ वैल्यूज रख देते हैं इनकी। तो dv/dt की वैल्यू हमें दी हुई है -4 = π/8 इंटू 3 इंटू एल की जो वैल्यू है वह है यहाँ पे आपको 4 दी हुई है l की वैल्यू। तो यह हो जाएगा 16 इंटू dl/dt। तो 8 से इसको अपन 2 टाइम डिवाइड कर देंगे, 2 से यह 2 टाइम, तो यह आपको मिला -2 = 3 पाई dl/dt। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अतः dl/dt की जो वैल्यू होगी -2/3 पाई। ओके, अर्थात जो शंकु है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वह 2/3 पाई की दर से घट रही है। अब चूँकि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है उसमें भी पावर 1 ही होगी, तो यहाँ पे आप मात्रक भी लिखें, तो मात्रक हो जाएगा इसका cm/s। ओके, तो इसको अब आप नोट कर लें। ओके, तो इन क्वेश्चनों को अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, तो देखें आप फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब जो क्षेत्रफल है उसे अपन ऐसे लिखते हैं और जो परिवर्तन की दर है वह त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस लाइन को पढ़ने से हमें मालूम चला कि हमें dA/dr की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन लिखें और उसमें लिखें कि हमें ज्ञात जो करना है यहाँ पे वह है dA/dr का मान। ओके, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ के आपको यह अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है। और जबकि आपको दिया गया है कि r की वैल्यू है वह 3 सेंटीमीटर तथा r = 4 सेंटीमीटर हो। ओके, तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसके सापेक्ष आप उसका अवकलन करें। सॉरी, तो आप लिखें वृत्त का क्षेत्रफल A = πr²। ओके, अब यहाँ पे आप देखें कि जो A है वह r पे निर्भर कर रहा है और हमें अवकलन भी r के सापेक्ष ही ज्ञात करना है। तो आप लिखें r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा
डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई अचर पद है, एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे आप तो यह होगा 2r, और फिर r का r के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू हमें मिली 2 पाई r। ओके, अब यहाँ पर दो कंडीशन है अलग अलग। तो स्थिति फर्स्ट, जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू जो है वह यहाँ से बन जाएगी 2 पाई इंटू 3 अर्थात 6 पाई, और जो मात्रक है वह क्षेत्रफल है तो इस कारण से होगा यहाँ पर सेमी स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या है वह भी सेंटीमीटर में ही दी हुई है आपकी, तो इसको आप 6 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हैं। स्थिति नंबर 2 के अनुसार r की वैल्यू हमें लेनी है 4 सेंटीमीटर, तो इस स्थिति में डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू होगी 2 पाई इंटू 4 मीन्स 8 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ओके, यह हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। इतना ही पूछा है इस क्वेश्चन में, तो यह आपका कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक कण है वह इस वक्र पे चल रहा है। ओके, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन के दर की दोगुनी है। ओके, तो अब चूंकि यहाँ पे जो परिवर्तन है वह किस राशि के सापेक्ष हो रहा है यह हमें मालूम नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें अपन लिख लेते हैं, माना x व y में परिवर्तन समय t के सापेक्ष हो रहा है। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः प्रश्नानुसार जो y निर्देशांक है उसमें परिवर्तन की दर अर्थात dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वह है x निर्देशांक में परिवर्तन अर्थात dx अपॉन dt और इसका दुगुना। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप यहाँ पर लिखें, चूँकि वक्र की समीकरण जो है वह है y इज इक्वल टू 2/3 x³ + 1। अब जो अवकलन है वह t के सापेक्ष हो रहा है, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2/3 है वह अचर पद है, x³ का अवकलन होगा 3x² और फिर x का अवकलन होगा t के सापेक्ष dx अपॉन dt प्लस 1 जो है वह अचर पद है इसलिए इसका अवकलन हो गया 0। 3 से 3 कैंसिल, और अब आप चाहें तो यहाँ पे समीकरण 1 से मान रखें, तो यह बन जाएगा 2dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू x² इंटू dx अपॉन dt। तो ये वैल्यू जब ये कैंसिल हो गई, x² की वैल्यू हमें मिली 1, तो अतः x इज इक्वल टू आया आपके पास ±1। अब जब आप x की वैल्यू वक्र की समीकरण में रखेंगे तो हमें बिंदु भी प्राप्त हो जाएंगे, तो आप लिखें, अतः वक्र की समीकरण से यदि x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2/3 + 1 अर्थात 5/3, और यदि x इज इक्वल टू -1 होगा तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2/3 + 1 अर्थात 1/3। तो अतः
जो अभिष्ट बिंदु है जो हमें चाहिए थे इस क्वेश्चन के लिए वे होंगे 1,5/3 व -1,1/3। ओके, यह क्वेश्चन है वह इस प्रकार से आपका सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है कि x और y में परिवर्तन वह किसके सापेक्ष हो रहा है, तो इसलिए अपन ने मान लिया कि यह जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम क्वेश्चन है यह। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो यह है, अपन मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक सीढ़ी है, यह ए बिंदु है और यह बी बिंदु ले लेते हैं अपन। अब आप आगे देखें तो इस सीढ़ी की जो लंबाई है वह है 13 मीटर। ओके, सीढ़ी के आधार को, सीढ़ी का जो आधार है वह बिंदु भी है इस चित्र के अनुसार, तो आधार को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, अर्थात ये इसको अपन इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 भी डिस्कस किया था, वह भी ऐसा ही एग्जाम्पल था। तो यदि यह जो दूरी है यह आपकी x है, यदि यह दूरी x है और यह दूरी अपन मान लेते हैं y मीटर है, तो x जब आप सीढ़ी का जो आधार है उसको उस तरफ खींचेंगे तो जो x है उसका मान बढ़ेगा, अर्थात dx/dt की जो वैल्यू वह दी हुई है हमें 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, कि जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है और आधार को अपन उस तरफ 1.5 मीटर सेकेंड की दर से खिसका रहे हैं या खींच रहे हैं, तो जो x का मान है वह बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब आप देखें कि जो एग्जाम्पल था अपना सेकंड, उसमें था कि जब आप सीढ़ी के आधार को इधर खींच रहे हैं तो यह जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है वह जमीन इस दीवार पर नीचे की तरफ आएगा, यह ज्ञात करना था हमें। बट इस क्वेश्चन में हमें दिया, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में यदि यह कोण बनता है तो कुछ देर बाद जब सीढ़ी इस प्रकार से होगी तो जो कोण है वह घट गया, यहाँ पे कोण है वह छोटा हो गया। तो कोण किस दर से घट रहा है यह यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको जो ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में वह है d(θ/dt) की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है तो कोण में भी परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष ही होगा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, और अब आप देखें क्वेश्चन में और जो वैल्यूज हैं वे जो दी हुए हैं कि जो सीढ़ी है उसका आधार है वह दीवार से 12 मीटर की दूरी पर है, तो इसका मान 13 मीटर है, 12 मीटर है, यह 13 मीटर है। तो सबसे पहले आप जो AO है उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लिखें समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से AO की जो वैल्यू है वह बराबर होगी आपकी रूट AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो यहाँ से AO की वैल्यू आपको मिलेगी 169 माइनस 144 अर्थात √25 अर्थात 5। तो इसका जो मान है वह होगा 5 मीटर। ओके, अब आपको अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें अपन ने देखा था कि जो रिलेशन है वह V और L में होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो रिलेशन है वह हमें ज्ञात करना है थीटा का मान, और जबकि आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वह है कि कोण में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। सीढ़ी का आधार है वह दीवार से 12 मीटर की दूरी पे है। तो अब आप देखें यहाँ पे कि आधार की वैल्यू है वह 12 मीटर है और कर्ण जो है यह कर्ण है यहाँ पे
यह आधार हो जाएगा और यह इसका लंब है। तो आप लिखें त्रिभुज AOB में cos थीटा इज इक्वल टू x/13। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू नहीं रखेंगे, x की जगह अपन 12 रखेंगे तो हमें फिर वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें एक ऐसा रिलेशन रखना है जिसमें x भी हो और थीटा भी हो, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है वह dx/dt का मान दिया हुआ है और जो पूछा है वह थीटा का मान पूछा है। अर्थात जो रिलेशन है यहाँ पे वह आपका x व थीटा के मध्य होना चाहिए। ओके, इस बात को आप ध्यान रखें। तो x और थीटा के मध्य रिलेशन लेने के लिए यहाँ पे अपन ने कोस काम में लिया, क्योंकि जो x है वह यहाँ पे आधार है और थीटा हमें चाहिए, तो थीटा है वह कोस थीटा से बन ही जाएगा। कोस जब आप लेंगे यहाँ पे कोण तो अब यह जो रिलेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं x और थीटा के मध्य आ रहा है। अब आप इसका अवकलन करें तो जो अवकलन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dt cos थीटा इज इक्वल टू 1/13 अचर पद है, बाहर रहेगा। ओके, तो कोस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, थीटा का अवकलन होगा d थीटा/dटा इज इक्वल टू 1/13 और x का अवकलन वह हो जाएगा dx/dt। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वह इस डायग्राम से हमें मिलेगी। साइन जो होता है वह होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से आप इस डायग्राम से साइन थीटा की जो वैल्यू है वह लिख सकते हैं 5/13। तो यह हो जाएगा -5/13 इंटू डी थीटा/dt इज इक्वल टू 1/13 इंटू 1.5। 13 से 13 वह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें आगे जो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी वह होगी -5 इंटू डी थीटा/dt इज इक्वल टू 1.5। अब जब आप 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो यह 0.3 टाइम डिवाइड होगा, तो आप लिख सकते हैं अतः डी थीटा/dt इज इक्वल टू -0.3। अब जो मात्रक की बात है यहाँ पे, तो परिवर्तन है वह कोण में हो रहा है, तो कोण को आप या तो डिग्री में लिखते हैं या फिर रेडियन में। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका जो मान है वह हो जाएगा रेडियन प्रति, जो परिवर्तन है वह सेकंड के सापेक्ष हो रहा था, तो रेडियन प्रति सेकंड। ओके, यह इस क्वेश्चन की वैल्यू होगी। तो इसे आप एक बार अच्छे से नोट कर लें। यह हमारे आज के इस लेक्चर के क्वेश्चंस थे। ओके, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करें और यहाँ पे यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चनों में तो आप ज़रूर मेरे साथ इनको डिस्कस करें। ओके, धन्यवाद।